हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को नमस्कार। आज आधुनिक काल पढ़ने जा रहे हैं। प्राचीन काल पढ़े हुए हैं, मध्यकाल को रोका गया है क्योंकि सर्वाधिक प्रश्न आधुनिक काल से पूछे जाते हैं, इसके बाद पढ़ाया जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम आधुनिक काल की शुरुआत यूरोपीय कंपनियों के आगमन से करते हैं। आप पढ़ेंगे एक YouTube वीडियो के माध्यम से ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन का एक आपके सामने लेक्चर दिया हूं, आप लोगों के समक्ष जाएगा। आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत में व्यापार करने के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय आधुनिक काल में कौन थे? वो थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों की व्यापारिक प्रगति को देखकर यूरोप से अन्य कंपनी आई, जैसे पुर्तगालियों के बाद डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, स्वीडिश आए। यूरोप से आने वाली ये सारी कंपनियां थी। अब इन कंपनियों के आने का उद्देश्य व्यापार था, लेकिन केंद्रीय सत्ता अर्थात मुगलों के हरास और क्षेत्रीय शक्तियों के द्वारा इनको सुरक्षा न मिलने के कारण इन्होंने अपनी सुरक्षा हेतु स्वयं तलवार उठाई। इसी परिप्रेक्ष्य में इन कंपनियों का संघर्ष आपस में भी हुआ, भारतीय राजाओं के साथ भी हुआ और अंततः ब्रिटिश कंपनी सबसे शक्तिशाली से कंपनी के रूप में उभरी और उसने अपना राज्य विस्तार शुरू किया। तो इसी परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के आगे हमारा टॉपिक होगा कि यूरोपीय कंपनियों में सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश कंपनी निकली और ब्रिटिश कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार शुरू किया। आप देखेंगे कि इस परिप्रेक्ष्य में उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी कुछ यूरोपीय कंपनियों जैसे फ्रांसीसी कंपनी, पुर्तगाली कंपनी या डच कंपनी सभी को हराई। आप सभी जानते होंगे कि यद्यपि कंपनी का भारत में राजनीतिक बीजारोपण 1757 के प्लासी युद्ध से होता है। ये प्लासी युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को पराजित किया। ये 1757 ईस्वी ये ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राजनीतिक बीजारोपण का काल रहा और यही बीज क्रमशः आगे डेवलप करता गया। देखेंगे कि आगे चलकर 1759 में बिदर्रा का युद्ध हुआ। बिदर्रा युद्ध में कंपनी ने डचों को हरा दिया। 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ और इस बांडीवास के युद्ध से उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी बाहर हो गए। उसी तरह 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इस युद्ध में यद्यपि कंपनी शामिल नहीं थी, यह युद्ध मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली अफगान के बीच हुआ। उसी तरह 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध में भारत की तीन बड़ी शक्तियां मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब तथा बंगाल के नवाब शामिल है। ध्यान रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी यूरोपीय कंपनियों और भारतीय राजाओं को पराजित करके अपना साम्राज्य विस्तार शुरू किया। विशेषकर यह फ्रांसीसियों के साथ 3 युद्ध लड़ा गया था और इसी 3 युद्ध में अंतिम युद्ध ये बांडीवास का युद्ध था। फ्रांसीसियों को हरा दिया
पुर्तगालियों से प्रमुख क्षेत्र जैसे बंबई उनको दहेज में मिल गया। तो हम देखेंगे कि कर्नाटक भी उनके अधिकार में आ गया, आपके बंबई भी आ गया। उसी तरह मद्रास पर भी अधिकार कर लिया गया। विशेषकर ध्यान रखेंगे कि बंगाल और मद्रास के बारे में एक चीजें कही जाती हैं। मेरियत, इतिहासकार मेरियत ने लिखा कि डुप्ले ने भारत की चाबी खोजने का असफल प्रयास मद्रास से किया और क्लाइव ने वह चाबी बंगाल से खोजी और सफलता पाई। तो देख रहे हैं कि 1757 में प्लासी युद्ध में बंगाल के नवाब भराई, 1759 में बदारा के युद्ध से प्रमुख प्रतिद्वंदी डच बाहर हो गए, 1760 में बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को हराया, 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध यद्यपि कंपनी के बीच नहीं लड़ा गया लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी को लाभ हुआ क्योंकि मराठे शक्तिहीन हो गए और अहमद शाह अब्दाली वापस चला गया। फिर एक बार भारतीय शक्तियों ने मिलकर 1764 में बक्सर युद्ध में मुकाबला किया जिसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब तथा बंगाल भी नवाब भी शामिल थे। इन सभी को पराजित की कंपनी ने। इसी तरह जहां तक मराठों की बात है तो भारत के अन्य क्षेत्रों जैसे देखेंगे कि भारत की जो हल्का सा आपको मैप के माध्यम से समझना चाहते हैं कि इन्होंने दक्षिण भारत पर कब्जा किया, इधर बंगाल पर कब्जा किया, इधर पंजाब, सिंध, अफगानिस्तान, इस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। पंजाब के संदर्भ में पढ़ेंगे कि पंजाब का इतिहास पढ़ेंगे 2 लेक्चर के माध्यम से। एक सिख गुरुओं का उदय और दूसरा सिख साम्राज्य की स्थापना अर्थात महाराजा रणजीत सिंह। तो पंजाब का विलय कर लिया गया। मैसूर का 1799 में बेजली ने सहायक संधि के तहत मैसूर का भी अधिग्रहण कर लिया। पंजाब लॉर्ड डलहौजी ने सिखों के साथ युद्ध करके द्वामि सिख युद्ध हुए थे, उसमें पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। सिंध 1843 में हम सिंध का इतिहास पढ़ेंगे। 1843 में सिंध का भी विलय कर लिया गया। अफगानिस्तान के साथ इन्होंने 3 युद्ध लड़ा लेकिन अफगानिस्तान पर पूरी तरह अधिकार करने में हमेशा असफल रहे। यद्यपि अफगानिस्तान एक बफर स्टेट के रूप में रहा लेकिन कभी भी अंग्रेजों का अफगानिस्तान पर अधिकार पूरी तरह सफल नहीं रहा। इसीलिए बेस्मिथ ने कहा है कि भारत के प्रथम सम्राट ने उस भारत की प्राकृतिक सीमा को प्राप्त किया आज से 2000 वर्ष पूर्व। भारत की उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश जो प्राकृतिक सीमा है उसको भारत के प्रथम सम्राट ने प्राप्त किया था और उसको प्राप्त करने के लिए महान मुगल भी प्रयास किए, वो भी पूर्णतया नहीं प्राप्त कर सके और अंग्रेज उस प्राकृतिक सीमा को प्राप्त करने के लिए हमेशा तरसते रहे, फिर भी सफल नहीं हुए। तो उन्होंने भारत के अन्य क्षेत्रों को जीत कर लिया। कर्नाटक जीत लिया, बंगाल जीत लिया, मैसूर जीत लिया,
पंजाब जीत लिया, सिंध जीत लिया और मराठों को भी सहायक संधि के तहत बेल्जली ने अधीन कर लिया। अफगानिस्तान पर भी अधिकार किया और अप्रत्यक्ष रूप से वहां शासन चलाया। तो हम इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार भारत के संपूर्ण क्षेत्रों पर हो गया। इसी परिप्रेक्ष्य में हम दक्षिण भारत के ये मराठों का इतिहास पढ़ेंगे 3 वीडियो के माध्यम से। इसमें मराठा शिवाजी का उत्कर्ष या मराठा स्वराज्य की स्थापना। शिवाजी ने पेशवा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की और शिवाजी के जो वंशज थे वो निर्बल हुए, कमजोर थे और उनके समय में पेशवाओं ने अपनी शक्ति बढ़ा ली और शिवाजी के स्वराज्य को मराठा साम्राज्य में बदल दिया। तो हम इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अधिकांश क्षेत्रों संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। अब देखेंगे कि कंपनी के इस अधिकार का प्रभाव क्या पड़ा। अगला जो हमारा टॉपिक है यह देखेंगे कि मराठा साम्राज्य का उदय भी हुआ था। इसको भी आप बता रहे थे। इसके तहत हम 2 वीडियो पढ़ेंगे, शिवाजी का उत्कर्ष तथा पेशवा का उत्थान। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवा ने स्वराज्य की स्थापना की तो पेशवाओं ने उसको विस्तार करके साम्राज्य बना दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि आखिर ब्रिटिश कंपनी ने शासन किया, विस्तार किया, जिसमें 2 प्रमुख गवर्नर जनरलों का विशेष योगदान रहा। वो थे लॉर्ड बेल्जली तथा दूसरे थे लॉर्ड डलहौजी। ब्रिटिश राज के विस्तार में इन 2 प्रमुख गवर्नर जनरलों का विशेष योगदान रहा है। लॉर्ड बेल्जली ने भारत की समस्त शक्तियों को एक सहायक संधि के तहत बांट लिया, जिसे डलहौजी ने अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के तहत सब पर अधिकार स्थापित कर लिया। तो हम देखेंगे कि कम्युनिस्ट शासन का प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। तो सबसे बड़े आर्थिक प्रभाव के रूप में कह सकते हैं कि किसानों पर पड़ा। किसानों के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे कि भारत सरकार की प्राचीन काल रहे हो, मध्यकाल रहा हो, राजाओं की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। लेकिन आधुनिक काल में अंग्रेजों ने एक इसमें परिवर्तन कर दिया। ये जो पहले भूकर उपज पर लगता था, अब अंग्रेजों ने वह भू राजस्व खेतों पर लगाया। अब जानते हैं कि भारत की खेती मानसूनी खेती है, अनेक तरह की प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। फसल होता था, किसान लगान देते थे, नहीं होता था, नहीं देते थे। लेकिन ब्रिटिश काल में किसानों पर ये जमीन पर टैक्स लगा दिया गया। जमीन को 3 कोटियों में बांट दी गई, जिसको आप देखेंगे जमींदारी व्यवस्था पढ़ेंगे, महलवाड़ी व्यवस्था पढ़ेंगे और रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ेंगे। ये विशेषकर नाम है, इनमें व्यवस्थाओं में थोड़ा सा मामूली परिवर्तन था। सब एक ही, सबका सार एक था कि अधिक से अधिक किसी माध्यम से किसी व्यवस्था के द्वारा टैक्स वसूला जाए। परिणाम क्या हुआ कि भारत में किसानों का आंदोलन हुआ। हम पढ़ेंगे कृषक का आंदोलन। ये कृषक का आंदोलन 3 चरणों में चला। 1857 के बाद 19वीं सदी में तथा 20वीं सदी में हम कृषक आंदोलन को 3 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि क्योंकि सर्वाधिक प्रभावित किसान थे। इसके अलावा इसका प्रभाव भारत में उभर रहे विभिन्न प्रकार के शिल्प उद्योग पर भी पड़ा। जो परंपरागत उद्योग थे
जो शिल्प थे वह समाप्त होने लगे और उनका स्थान औद्योगिक क्रांति के द्वारा उत्पन्न आधुनिक मशीनों ने ले लिया। रोजगार में कमी आई और वह भार भी कृषि पर ही पड़ा। यद्यपि रेलवे का विस्तार हुआ, कुछ आधुनिक जो उद्योग थे वो भी स्थापित किए गए, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरह ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या सरकार पर निर्भर रही। अब देखेंगे कि अंग्रेजों की अपनी कल्चर थी, भारतीयों की अपनी कल्चर थी, उन दोनों का समागम यानी कि पाश्चात्य और पाश्चात्य के समागम से क्या प्रभाव पड़ा, तो इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। इनको भी हम 3 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। हम इसको सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं। उसके पीछे रीजन यह होता है कि धर्म जो भी परंपराएं होती हैं वो धर्म से जुड़ी होती हैं। समाज या व्यक्ति ये धर्म से होता है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था में सुधार ही एक प्रकार का इनका धार्मिक सुधार था, क्योंकि जो भी परंपराएं हैं वो समाज के लिए है, समाज के लिए उपयोग होती है। और जो पुरानी प्रथाएं परंपराएं थी उन पर आधुनिक काल के इन आंदोलनकारियों ने विचार विमर्श किया, तर्क वितर्क किया और जो पुरानी प्राचीन रूढ़िवादी परंपराएं थी जो तर्क की कसौटी पर नहीं खरी उतर रही थी उनको दूर करने का इन्होंने जो दावा किया हुआ, जैसे नरबली रही हो, सती प्रथा रहा हो, समाज में हमारे यहाँ विधवा विवाह रहा हो, अनेक प्रकार की प्रथाएं थी जिस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और उनको समाप्त कराने में ये सफल भी रहे। धार्मिक आंदोलन इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारतीयों को शिक्षित करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा एक नए मध्यम वर्ग का उदय कर दिया। जो आधुनिक जो विचारक थे उनसे शिक्षा पाए और उनको ही अपने कार्य का आधार बनाया, उनके विचारों को इन्होंने आधार बनाया और धीरे धीरे राष्ट्रवाद का बीज बो दिया। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में प्रेस का विकास हुआ। इन अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने भारत में प्रेस की स्थापना की और अपने विचारों को सरकार के सम्मुख जनता के प्रतिनिधि के तौर पर इन्होंने व्यक्त किया। इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि ब्रिटिश शासन का विरोध शुरू हो गया। जब उनके प्रत्येक क्षेत्रों में ये कुप्रभाव पड़ने लगा तो ये भारतीयों ने मिलकर ये पहली बार 1857 की क्रांति या विप्लव या जिसको प्रथम सौंदा संघर्ष या आंदोलन कहते हैं, 1857 की क्रांति के द्वारा भारतीयों ने अपना विरोध जताया जो क्रांतिवाद या राष्ट्रवाद की पहली क्रांति थी। इसी परिप्रेक्ष्य से देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों से जनजातीय प्रभावित थी, तो हम जनजातीय कुछ जो आंदोलन है उन जनजातीय आंदोलनों को भी हम अध्ययन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। आधुनिक काल में हम देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस के द्वारा अपना जो आंदोलन चला गया वह 3 चरणों में चला गया था। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पेज स्थापना मीन्स 1885 से लेकर 1905 तक रहा और सेकंड पेज 1905 से 1919 तक चला और थर्ड पेज 1919 से 47 अर्थात इसको आप जानते हैं कि गांधी युग की संज्ञा दी जाती है। इन 3 चरणों में कांग्रेस में विभिन्न विचारधारा के लोग आए। प्रथम चरण में जो राष्ट्रवादिता का बेहद काल था, इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पर उदारवादियों का आधिपत्य रहा। उसी तरह जब ये विकास हुआ कुछ
1905 से 1919 तक, जिसको द्वितीय चरण की संज्ञा दी गई है। द्वितीय चरण में अब उग्रवादी भी आ गए, जो अपने विचारों को ये क्रांतिकारी तरीके से रख रहे थे। इन लोगों ने, उग्रवादियों ने क्षमा याचना की नीति अपनाई, तो इन्होंने सरकार का विरोध करने की नीति अपनाई, और इन्हीं के साथ इनके ही दत्तक पुत्र में ये भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की भी शुरुआत हुई, जो इनका मुख्य उद्देश्य देशी विदेशी सैनिकों की सहायता से या विदेशों की सहायता से इस ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करना था। वो वीरता और शौर्य के अधीन ये कार्य कर रहे थे क्रांतिकारी। और तीसरा चरण, जिसको गांधी युग कहते हैं, 1947 तक गांधी ने अपने अहिंसक आंदोलनों के द्वारा अंततः अपने उद्देश्य अर्थात देश को आजाद कराया। ध्यान रखेंगे कि गांधी का इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे कि गांधी की 3 बड़ी जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन रहे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, अंततः इनसे गांधी की अहिंसा की नीतियों से प्रभावित होकर और अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए। और फिर हम पढ़ेंगे इस लास्ट में 1947 से 1964 तक का भारतीय संविधान का निर्माण तथा संविधान का जो बेसिक ढांचा है। भारत संविधान का बेसिक ढांचा पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा गुट निरपेक्ष विदेश नीति में गुट निरपेक्षता की नीति के तहत आज भारतीय संविधान का दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है और भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान माना जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि हम पढ़ेंगे इस सिलेबस के अंतर्गत कि क्या पढ़े कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, उस कंपनियों में वर्चस्व स्थापित करने के लिए लड़ाई होती है, संघर्ष होता है और अंततः ब्रिटिश कंपनी सबको पराजित करके भारत में अपना साम्राज्य विस्तार शुरू करती है और एक प्रकार से संपूर्ण भारत पर अधिकार करके एक रणनीतिक और एक संपूर्ण सामाजिक या आर्थिक या प्रशासनिक नीतियां स्थापित करती है। उसके उपरांत जो कुछ विदेशी जो कंपनियां थी पराजित हुई, भारतीय साम्राज्य के राजा पराजित हुए। इसी परिवेश में देखेंगे कि पराजित होने के उपरांत ब्रिटिश कंपनी का या सरकार का भारतीय जनता पर प्रभाव क्या पड़ा, उसी परिवेश में हम देखे थे किसान तथा उद्योगपति, शिल्पी सभी के लिए इनकी नीतियां दुखदायक रही और अंततः सरकार के विरुद्ध इन्होंने अपने अपने तरीके से आंदोलन शुरू किया। और इसी परिवेश में देखेंगे कि ब्रिटिश शासन का ये पहली बार एक बड़े पैमाने पर विरोध 1857 की क्रांति हुई थी और इसके बाद क्रांतियों का आंदोलनों का तांता लग गया और जब वैधानिक रूप से सरकार का विरोध करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई और कांग्रेस अपने एक लंबे समय में 1885 से लेकर 1947 तक संघर्ष की और अंततः भारत को स्वतंत्र कराने में सफल रही। तो हम जो बचे कुछ है वही पढ़ेंगे और आज से आपका मॉडर्न का वीडियो शुरू होता है। इसी सिलेबस के अंतर्गत हम सब कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।